हेलो दोस्तों, समाज वाटिका चैनल में आप सबों का स्वागत है। मैं विमल सर। आज हम बिहार बोर्ड एनसीईआरटी बुक कक्षा 7 विषय इतिहास के अध्याय नंबर 4 को देखेंगे। तो चलिए सीधे अध्याय नंबर 4 पर। यह है अध्याय नंबर 4 और इस अध्याय में हम लोग पढ़ रहे हैं 16वीं एवं 17वीं शताब्दी, यानी इस अध्याय के आज हम क्वेश्चन आंसर को देखेंगे। तो चलिए सीधे क्वेश्चन आंसर पर। यहाँ दिया हुआ है, फिर से याद करें, सही जोड़ा बनाएं। एक तरफ दिया हुआ है मनसब, मंगोल, सिसोदिया राजपूत, राठौर राजपूत, नूरजहां। इधर मारवाड़, उज्बेक, मेवाड़, पद, जहांगीर। तो चलिए इनका सही जोड़ा मिलाते हैं। पहला है मनसब। तो मनसब जो है एक पद था, तो मनसब को पद से मिलाते हैं। मनसब को पद से मिलाते हैं। उसके बाद है मंगोल, मंगोल, उज्बेक। उसके बाद सिसोदिया राजपूत, इसको मिलाते हैं मेवाड़ से। उसके बाद राठौर राजपूत, मारवाड़ से। और नूरजहां, जहांगीर से। चलिए क्वेश्चन नंबर 2। इसमें रिक्त स्थान भरें। क, दक्कन की 5 सल्तनत बरार, खानदेश, अहमदनगर, डैश और डैश थी। तो इसका उत्तर होगा बीजापुर। इसका होगा पहला होगा बीजापुर, बीजापुर। और दूसरा गोलकुंडा। ख, यदि जात एक मनसबदार के पद और वेतन का द्योतक था, तो सवार उसके सैन्य उत्तरदायित्व को दिखाता था। सैन्य उत्तरदायित्व, सैन्य उत्तरदायित्व। ग, अकबर के दोस्त और सलाहकार अबुल फजल ने उसकी डैश के विचार को गढ़ने में मदद की, जिसके द्वारा वह विभिन्न धर्मों, संस्कृतियों और जातियों से बने समाज पर राज कर सका। तो यहाँ होगा सुलह ए कुल, सुलह ए कुल। पहला में हो गया बीजापुर, गोलकुंडा, पहला क में। ख में सैन्य उत्तरदायित्व और ग सुलह ए कुल। चलिए अब तीसरा क्वेश्चन को देखते हैं। तीसरा में है मुगल राज के अधीन आने वाले केंद्रीय प्रांत कौन कौन थे। इसका आंसर देखने से पहले आपसे रिक्वेस्ट है कि इस वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कर दे तथा इस चैनल को सब्सक्राइब कर दे। तो चलिए चलते हैं प्रश्न नंबर 3 पर। मुगल राज के अधीन आने वाले केंद्रीय प्रांत कौन कौन थे। तो इसका उत्तर देखते हैं। फिर से याद करें, प्रश्न 3, मुगल शासन के अधीन आने वाले केंद्रीय प्रांत निम्नलिखित थे।
एक दिल्ली, दूसरा आगरा, तीसरा लाहौर, चौथा मुल्तान। प्रश्न नंबर 4, मनसबदार और जहांगीर में क्या संबंध था? उत्तर, मनसबदार शब्द का प्रयोग ऐसे व्यक्ति के लिए किया जाता था जिन्हें कोई मनसब या कोई सरकारी हैसियत अथवा पद मिलता था। जागीर, मनसबदार अपनी वेतन राजस्व एकत्रित करने वाली भूमि के रूप में पाते थे, जिसे जागीर कहा जाता था। आइए समझे। प्रश्न 5, मुगल प्रशासन में जमींदार की क्या भूमिका थी? उत्तर, मुगल प्रशासन में जमींदार मुगल राज एवं किसानों के बीच कड़ी के रूप में काम करते थे। इनकी मुख्य भूमिका किसानों से राजस्व वसूलना और उसे शाही खजानों में जमा करना था। साथ ही अपने क्षेत्र में स्थानीय व्यवस्था बनाए रखने के लिए जिम्मेदार थे और राजस्व का एक हिस्सा अपने वेतन या मुआवजे के रूप में रख लेते थे। प्रश्न 6, शासन प्रशासन संबंधी अकबर के विचारों के निर्माण में धार्मिक विद्वानों से होने वाली चर्चाएं कितनी महत्वपूर्ण थी? उत्तर, धार्मिक विद्वानों से होने वाली चर्चाएं काफ़ी महत्वपूर्ण थी, जो अग्रलिखित है। एक, धार्मिक चर्चाओं और परिचर्चाओं से अकबर को ज्ञात हुआ कि धार्मिक कट्टरता प्रजा के विभाजन और सामंजस्य के लिए उत्तरदायी होता है। 2, ये अनुभव अकबर को सुलह कुल या सर्वत्र शांति के विचार की ओर ले गया। 3, इन चर्चाओं ने उन्हें प्रशासन की एक स्पष्ट सोच प्रदान की, जिसमें केवल न्याय और शांति पर बल दिया। प्रश्न 7, मुगलों ने खुद को मंगोल की अपेक्षा तैमूर के वंशज होने पर क्यों बल दिया? उत्तर, मुगलों को मंगोल शासक चंगेज़ खां एवं तैमूर के वंशज के रूप में माना जाता है, पर चंगेज़ खां से जुड़ी स्मृतियां सैकड़ों व्यक्तियों के नरसंहार से संबंधित था, इसलिए मंगोल के वंशज कहलाना पसंद नहीं करते थे, जबकि तैमूर के वंशज होने पर अधिक बल देते थे, क्योंकि उसने 1398 में दिल्ली पर कब्जा कर लिया था। आइए विचार करें। प्रश्न 8, भूराजस्व से प्राप्त होने वाली आय मुगल साम्राज्य के अस्थायित्व के लिए कहाँ तक जरूरी था? उत्तर, भूराजस्व से प्राप्त होने वाली आय मुगल साम्राज्य के लिए निम्न प्रकार जरूरी था। 1, भूराजस्व साम्राज्य की आय का प्रमुख साधन था। 2, समस्त प्रशासनिक कार्य इसी आय पर निर्भर थे। 3, साम्राज्य के सभी खर्चे जैसे दरबार के कर्मचारियों, प्रशासनिक कर्मचारियों एवं अन्य खर्चों की पूर्ति इसी राजस्व पर निर्भर था, इत्यादि। प्रश्न 9, मुगलों के लिए केवल तुरानी या ईरानी ही नहीं, बल्कि विभिन्न पृष्ठभूमि के मनसबदारों की नियुक्ति क्यों महत्वपूर्ण थी? विभिन्न पृष्ठभूमि के मनसबदारों की नियुक्ति निम्नलिखित कारणों से महत्वपूर्ण थी। 1, स्थिरता एवं विस्तार। साम्राज्य के विभिन्न क्षेत्रों में शासन में स्थिरता एवं विस्तार के लिए विभिन्न पृष्ठभूमियों के मनसबदारों की नियुक्ति आवश्यक थी। 2, संतुलन एवं नियंत्रण। सम्राट ने इसके लिए शक्तिशाली समूहों को एक साथ लाया तथा उनके खिलाफ
विद्रोह विद्रोह एवं असंतुलन पर नियंत्रण हुआ। 3. स्थानीय ज्ञान, ऐसा करने से सभी स्थानीय समस्याओं को बेहतर ढंग से जानकारी प्राप्त होने लगी। 4. साम्राज्य का विस्तार, इससे शासन प्रशासन के विस्तार में सहायता मिली इत्यादि। प्रश्न 10. मुगल साम्राज्य के समाज की तरह वर्तमान भारत आज भी अनेक सामाजिक एवं सांस्कृतिक इकाइयों से बना हुआ है। क्या यह राष्ट्रीय एकीकरण के लिए एक चुनौती है? उत्तर: नहीं, यह राष्ट्रीय एकीकरण के लिए चुनौती नहीं है, क्योंकि 1. भारत एक धर्मनिरपेक्ष राज्य है। 2. भारत एक प्रजातांत्रिक देश है जिसमें सभी नागरिक समान हैं। 3. यहाँ सभी धर्मों, पंथों एवं अन्य विचारकों के अनुयायियों को विविधता में एकता प्रदान किया गया है। 4. भारत में एक संविधान है जो हमारे अधिकारों एवं कर्तव्यों को बताता है और हम एक राष्ट्र के नागरिक हैं। 5. भारत में संघात्मक शासन व्यवस्था है जिसमें सभी राज्यों को समान शक्तियाँ प्राप्त है। प्रश्न 11. मुगल साम्राज्य की अर्थव्यवस्था के लिए कृषक अनिवार्य थे। क्या आप सोचते हैं कि वे आज भी इतने ही महत्वपूर्ण हैं? क्या आज भारत में अमीर और गरीब के बीच आय का फासला मुगलों के काल की अपेक्षा कहीं अधिक बढ़ गया है? उत्तर: मुगल साम्राज्य की अर्थव्यवस्था की तरह आज भी कृषक अर्थव्यवस्था के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण है, पर राष्ट्रीय आय में कृषि के अलावे अन्य क्षेत्रों का योगदान बढ़ गया है। वर्तमान में भारत में अमीर और गरीब के बीच आय का फासला मुगलों के काल की अपेक्षा अधिक बढ़ गया है। मुगल काल में 5.6% व्यक्ति कुल संसाधनों के मात्र 61.5% भाग का उपयोग करते थे, जबकि आज लगभग 5% व्यक्ति देश के लगभग 90% संसाधनों का उपयोग करते हैं। तो इसी के साथ हमारा प्रश्न उत्तर समाप्त होता है और इसी के साथ यह अध्याय भी समाप्त होता है। तो मिलते हैं अगले अध्याय में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।